हेलो, माय नेम इज प्रज्वल सहीवाल और आप देख रहे हैं पज्जू की पाठशाला। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर एसएसटी का, जो कि है डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, जो कि एनसीईआरटी से ली हुई है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो ये डेफिनेशन है, ये हमको डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म से अलग करने में तो काफी है, लेकिन क्या सिर्फ इसी डेफिनेशन से हम लोग काम चला सकते हैं? नहीं। ये डेफिनेशन सबसे पहले हमें बताती है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक पीपल्स का रूल है, यानी कि लोग अपने द्वारा चुनी हुई सरकार से अपने आप को ही रूल करते हैं। बट अगर इस डेफिनेशन को हम लोग बिना सोचे समझे सीधा ही यूज करने लग जाएंगे, तो हर एक गवर्नमेंट जो इलेक्शंस करवाती है उसे हम डेमोक्रेसी मान बैठेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये केयरफुली जानना जरूरी है कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है और कौन सी बनने का नाटक कर रही है। देखो, इस डेफिनेशन को हम लोग ढंग से जानेंगे और उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और इन फीचर्स को जानने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे केस की, जो कि है पाकिस्तान वाला केस। अब पाकिस्तान में क्या होता है, अक्टूबर 1919 में जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कू लीड करते हैं। अभी मिलिट्री कू क्या होता है? बेसिकली एक पॉलिटिकली लोगों के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो लोग बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद में अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जितने भी पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, वो अपने पास ले लेते हैं, और 2002 के अंदर वो एक रेफरेंडम लेके आते हैं कंट्री में, जिससे उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि अब वो 5 साल तक और राज कर पाएंगे। धीरे धीरे इस रेफरेंडम के अगेंस्ट काफी सारे प्रोटेस्ट होते हैं। वहां के लोग इस परेशानी में आ जाते हैं कि अब जो सरकार हमने चुनी थी उसके पास में तो कोई पावर नहीं है, जबकि एक मिलिट्री पर्सन आकर के यहाँ पे राज करना शुरू कर चुका है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर देते हैं। मतलब कि आप सोचिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इतना मानते हैं और ये लोगों ने उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया। मतलब जो भी उनके पाकिस्तान के पूर्वजों ने, जो भी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने जो चीजें लिखी थी उन सभी को हटा दिया गया। और उसके बाद में प्रेसिडेंट ने उसको डिसमिस करते हुए जितनी भी नेशनल असेंबलीज थी, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरीके से वहां की नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बट फाइनली जो भी पावर होती है वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में होती है, यानी कि जनरल मुशर्रफ के पास में होती है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी आ जाए, किसी की भी सरकार बन जाए, चाहे फिर वो इमरान खान की पार्टी हो या शहबाज शरीफ की, जो भी पावर है वो सब मिलिट्री के पास है। तो क्या हम ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। अब इसका हम लोग सिंपल सा आंसर देख सकते हैं कि अगर एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है जो इलेक्टेड लोगों के पास में है, तो हम उसे डेमोक्रेसी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान के केस में देखा कि इन लोगों के पास में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनके पास में कोई पावर नहीं थी। अब अगर पावर ही नहीं है तो बना लो किसी को भी, क्या फर्क पड़ता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे केस के बारे में, जो कि है चाइना के अंदर। चाइना में क्या होता है, हर 5 साल के बाद में कंट्री में इलेक्शंस होते हैं। अब यहाँ की जो कंट्री की पार्लियामेंट है, जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे संसद है, उसी तरीके से जो यहाँ की संसद है उसका नाम है क्वांगो रेनिन डाबियो दावी। बहुत ही अजीब सा नाम है, बट जो है इसको हम लोग इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, जो कि है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अभी कांग्रेस का मतलब ये हमारी वाली कांग्रेस पार्टी से नहीं है। नॉर्मली जितने भी बाहर के देश होते हैं वो अपनी विधानसभा का नाम कांग्रेस से ही रखते हैं, चाहे आप यूएस की बात करें या और कहीं की। अब होता क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर जो भी पावर होती है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास में होती है। यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है कंट्री का, वो एक ही पार्टी से आ सकता है और वो ही सारे डिसीजंस लेगा। ऑलमोस्ट 3000 मेंबर्स पूरे चाइना के अंदर इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर चुन के आते हैं। और इलेक्शन कंटेस्ट होने से पहले अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। उनकी परमिशन लेने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। अब अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आपको परमिशन दे दी है तो आप चुनाव लड़ लोगे, बट अगर इसके अलावा और कोई पार्टी है तो उसका भी इनका अलाय होना जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा ना कि बीजेपी के बहुत सारे अलाइज हैं,
जिससे वो एनडीए बोलते हैं। इसी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भी टोटल 8 स्मॉलर पार्टीज है जो उनके साथ मदद करती है, उनका काम में हेल्प करती है, और उन्हीं में से कोई एक आता है। मतलब यही हो गया कि आप सोचिए हमारे देश में एक ही पार्टी हो, या तो कांग्रेस मान लो या तो बीजेपी मान लो, और हम उसी को ही वोट दे सकते हैं। तो फिर क्या मतलब है, हम क्या हमारे पास में कोई चॉइस है, हम किसी को चूज कर सकते हैं? अब वो जो डिसीजन लेना चाहेंगे वो उनके ऊपर है, जो उनकी मर्जी है वो करना चाहेंगे। तो क्या ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेसी से इलेक्टेड गवर्नमेंट बोल सकते हैं? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं मेक्सिको के अंदर। देखो मेक्सिको अंदर क्या होता है, 1930 तक ये भी हमारे जैसे किसी ना किसी पे डिपेंडेंट थे। इस तरीके से मेक्सिको के अंदर भी किसी का राज चलता था। बट 1930 के बाद में जब उनको इंडिपेंडेंस मिली तो हर 6 साल के बाद उन्होंने इलेक्शंस कराना स्टार्ट किया। फिर जो भी इलेक्शन में जीत के आता था उसे प्रेसिडेंट बना देते थे। अब इस कंट्री के अंदर बहुत समय तक ना ही कोई मिलिट्री पावर और ना ही कोई डिक्टेटर का रूल चला। बट क्या होता है 2000 के बाद से हम लोग देखेंगे तो एक ही पार्टी जिसका नाम था PRI, जो कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। अब ये जो पार्टी थी PRI की, यहां पे इस पार्टी के अलावा और कोई नहीं जीतता था। अब इसमें बुरी बात क्या है, कोई भी जीत सकता है, हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रही हो, इस कारण से इसी को जीता के लेके आ रहे हो। पर आप सोचिए हमेशा एक ही पार्टी आ रही है, तो या तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कोई काम कर दिया हो जिससे लोग उनको बहुत पसंद कर सकते हैं, या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि चीटिंग करके आ रहे हैं, बैलेट पेपर में अपना खुद का नाम रख के आ रहे हैं। जैसे अभी आपने पाकिस्तान में देखा था, जो पार्टी जीत रही थी उसके वोट कम कर दिए गए, उसको हटा दिया गया। तो दोनों ही केसेस को हम कंपेयर करते हैं, चाहे चाइना का केस हो या मेक्सिको का केस हो, दोनों केसेस के अंदर हमने देखा कि रियल जो चॉइस है, जो पार्टी मेंबर्स हैं या फिर जो लोग नॉर्मल लोग इलेक्शंस करवाने वाले हैं, उनके पास में नहीं है। सारी की सारी चॉइस या तो उनके प्रेसिडेंट या जो उनकी पार्टी है वो एक ही पार्टी आनी है। मतलब आप कुछ भी चूज कर लो, आपके पास में आना वही है जो वो लोग खेलेंगे। तो इसके बाद में हमने देखा अभी तक चाइना और मेक्सिको वाले केस के अंदर जो फेयर चॉइस होती है हमारे लोगों के पास में, वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम लोग कह सकते हैं अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी कि जो लोग अभी पार्टी चला रहे हैं उनके पास में भी हारने का एक फेयर चांस होना चाहिए। अगर वही लोग जीतते जाएंगे हमेशा, तो हो सकता है हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कुछ और देख रहे हो। अब हम लोग बात करेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की। बट इसको जानने से पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि 2015 तक सऊदी अरेबियन विमेंस जो थी उनके पास में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे, यानी कि वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा सऊदी अरेबिया में विमेंस कार ड्राइव नहीं कर सकती है या अकेले मूवी थिएटर्स नहीं जा सकती है। धीरे धीरे ये सारी चीजें हट रही है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं थे। ऐसा ही एक केस एस्टोनिया के अंदर भी हमको देखने को मिला था, जहां पे सिटीजन शील्ड रूल, मतलब जो लोग एक से कंट्री में रहना चाहते हैं, उस कंट्री के अंदर बिलोंग करते हैं, उसके अंदर रूल्स इस तरीके से बनाए गए थे कि रशियन माइनॉरिटी को काफी डिफिकल्ट होता था वोटिंग राइट्स के लिए, यानी कि वो वोट नहीं दे पाते थे। ऐसा ही एक और केस फिजी के अंदर था, जहां पे इलेक्टोरल सिस्टम कुछ इस तरीके से था, जो इंडिजिनस फिजी थे, यानी कि जो लोग वहां पे खुद रहते थे, जो वहां के ओरिजिनल फिजीज थे, उनकी वैल्यू ज्यादा थी इंडियन फिजियन के। इसको आप इस तरीके से समझ लिए कि मान लीजिए एक कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है, उसमें अंबानी जी के पास में 45% शेयर है और एक नॉर्मल बंदा है जिसके पास में कुछ 0.25% शेयर है। तो आप क्या समझते हैं, जब अंबानी जी वोट करेंगे तो उनके वोट का परसेंटेज कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 45% होगा, और आपका 0.5%। तो ये सिस्टम पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए है, बट पॉलिटिक्स में ये सब नहीं चलता है। पॉलिटिक्स के अंदर एक सिंपल सा रूल होता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक पर्सन, उसका एक ही वोट होगा और उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, बार बार नहीं। अब चाहे अंबानी जी के पास में 50,000 करोड़ रुपए हो या कितने भी पैसे हो, उनके पास में सिर्फ एक ही वोट है जब वो वोट करने के लिए आएंगे। यानी कि चाहे अंबानी जी खड़े हो या एक नॉर्मल पर्सन, इलेक्शंस में सब बराबर है। तो कंक्लूजन यहां से हमारा ये निकलता है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या है इक्वालिटी में? कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट
एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि डेमोक्रेसी में जो भी अडल्ट सिटीजन है, अब आपने सुना होगा अडल्ट सिटीजन मतलब जो भी 18 साल से ऊपर है, भले ही फिर वो मेल हो या फीमेल, उनके पास में वन वोट है और ईच वोट की वन वैल्यू है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मतलब कि जो कानून है उसका राज चलेगा, जो हमारे राइट्स है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं जिम्बाब्वे की। क्या होता है जिम्बाब्वे में, उन्हें इंडिपेंडेंस मिलती है 1980s में। आपने साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल देखा होगा जहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया था और इंडिपेंडेंस दिलाई थी अपार्थीड सिस्टम से। हो सकता है आप आगे जाकर के इसके बारे में पढ़ें हिस्ट्री के अंदर, बट अभी फिलहाल के लिए हम जानते हैं जानु पीएफ नाम की एक पार्टी थी और इस पार्टी के ने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी थी जिसके लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे। अब ये रॉबर्ट मुगाबे ने काफी मेहनत करके अपने देश को आजादी दिलाई और उसके बाद लोगों ने इन्हें ही इलेक्ट करा एज अपना प्रेसिडेंट। इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड भी होते थे, लेकिन हमेशा वही बात जैसे मैक्सिको में होती थी कि जानु पीएफ जो पार्टी थी वही जीतती थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलर गवर्नमेंट है, लोगों ने चुन के भेजा है। आज मोदी जी को भी तो हमने चुन के भेजा है, तो वो अगर अच्छा काम करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चाहे वो एक बार आए चाहे वो बार बार आए। बट दिक्कत यहां पे आती है, प्रेसिडेंट मुगाबे भले ही पॉपुलर थे बट वो लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे इलेक्शंस में, यानी कि गलत तरीके से इलेक्शंस जीतने की कोशिश करते थे। अब क्या क्या करते थे? हो सकता है वो अपने जो भी ओपोनेंट्स होते थे उनको उन पे काफी प्रेशर करते थे, गवर्नमेंट मशीनरी उन पे लगा दिया करते थे, या फिर जो मीडिया था वो भी पूरा बायस था, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की साइड दिखाता था और ऑपोजिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता था। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से जो सामने वाली पार्टीज थी वो है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम लोग बात कर रहे थे प्रेसिडेंट मुगाबे के बारे में और किस तरीके से उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस करी थी इलेक्शंस जीतने के लिए। अब क्या क्या प्रैक्टिसेस करी थी जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज करा और अपनी पावर्स को अंधाधुंध बढ़ा दिया, जितना बढ़ा सकते थे सब बढ़ा दिया। प्रेसिडेंट ने अपने आप को लेस अकाउंटेबल बनाया, मतलब कि वो कितना भी काम कर ले या कितने भी पावर्स को एंजॉय कर ले, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको स्कूल के अंदर ये कहा जाए कि हम आपको मॉनिटर बना दे या हमको सारी पावर्स देते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं बट आपके ऊपर कोई नाम नहीं आएगा, उसी तरीके से इन्होंने भी यही किया था कि भले ही ये सारे डिसीजंस लेते थे लेकिन इन पे कोई नाम नहीं आता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स जो थे उनको काफी बार हरास किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब कर देते थे, पब्लिक प्रोटेस्टर्स जो होते थे या डेमोन्स्ट्रेशन होते थे उन्हें बैन कर दिया गया था। कोई भी पर्सन प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। टीवी, रेडियो, ये जो फोर्थ पिलर होते हैं गवर्नमेंट के यानी कि मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो भी पूरा का पूरा रूलिंग पार्टी का वर्जन दिखाते थे और सामने कोई भी अपोजिशन आता था उसकी बात को इग्नोर किया जाता था। इवन जो कोर्ट के जजमेंट्स होते थे वो भी इग्नोर करे जाते थे और जजेस को प्रेशराइज करा जाता था कि आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है, उनके फेवर में ही बोलना है। फाइनली पाप का घड़ा कभी तो भरना ही था, तो रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में उनके ऑफिस से निकाल दिया गया। अब जो ये एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का, इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि रॉबर्ट मुगाबे की जो एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है उसमें पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं और इलेक्शंस करवाना इंपॉर्टेंट है, बट उसको किस तरीके से कराया जा रहा है, क्या वो फ्री एंड फेयर है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं कि डेमोक्रेसी का ये कौन सा पार्ट था? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको अपने दायरे के अंदर रह के ही काम करना है, जो लॉ सिटीजंस के लिए बनाया गया है उसे उन्हें भी फॉलो करना है और उनके राइट्स का भी ध्यान रखना है। फाइनली अब हम लोग कंक्लूड करते हैं हमारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और एक बार जल्दी जल्दी से इनकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, मतलब जो भी हमने इलेक्ट करके भेजा है लोगों को वही सारे डिसीजंस लेते हैं, ना कि कोई दूसरे। सेकंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, यानी कि इलेक्शंस के अंदर लोगों के पास में एक चॉइस होनी चाहिए, एक फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने करंट रूलर्स को हटा करके
दूसरे को ला सके अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हो तो। थर्ड, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, यानी कि ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है वो सभी के लिए इक्वल बेसिस, यानी कि वन वोट वन वैल्यू, और ये जो पॉइंट था इसका। Fourth, the exercise of this choice leads to a government limited by the basic rules of the constitution and citizens right, यानी कि जो भी ये choices हमको दी है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट को जो ये चीजें मिली है, उनके पास में भी एक दायरा होना चाहिए जिसमें रह करके उन्हें काम करना पड़ेगा, और सिटीजन्स के राइट्स की भी उन्हें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब लोग हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वाई डेमोक्रेसी। अब देखिए, वाई डेमोक्रेसी में दो पार्ट्स आते हैं, एक जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बात करते हैं और एक जो डेमोक्रेसी के फेवर में बात करते हैं। तो ये सवाल हमें खुद भी पूछना चाहिए अपने आप से कि हाँ, डेमोक्रेसी ही क्यों? तो सबसे पहले तो क्यों नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है डेमोक्रेसी के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है डेमोक्रेसी की वो ये है कि जो लीडर्स होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, और इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी आती है। आपने बहुत बार देखा होगा इंडिया के अंदर भी जो पास्ट गवर्नमेंट्स रही है, कोएलिशन गवर्नमेंट्स, यानी कि मिलीजुली सरकारें, उनमें काफी इनस्टेबिलिटी थी। बहुत बार जो लीडर्स थे वो बदल जाते थे, और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते थे, यानी कि रोड्स कैसे बनेगी, एजुकेशन पे कैसे काम होगा, विजन क्या होगा हमारा आने वाले 10-20 सालों में, वो काफी ज्यादा हिंडर होता था, यानी कि उसमें रुकावटें आती थी। तो पहला जो पॉइंट है वो है इनस्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। मतलब कि पॉलिटिकल कंपटीशन में लोग इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं, किसी पे भी कोई भी इंजाम लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे आपने देखा होगा केजरीवाल जी किसी पे इंजाम लगा देते हैं, राहुल गांधी किसी पे इंजाम लगा देते हैं, मोदी जी किसी पे इंजाम लगा देते हैं। ये सभी पार्टीज के अंदर जो मोरालिटी का स्कोप होता है वो थोड़ा कम होता जाता है। अब ये इंडिया के अंदर सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लीजिएगा, लिटरली मत ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। बहुत बार क्या होता है कि डेमोक्रेसी में हमें फाइलें मिलती है और वो फाइलों को आगे पास करना पड़ता है। इतने लोगों से हमें पूछना पड़ता है कि सर ये काम करवाना है, सर ये पुल बनवाना है, सर ये फैक्ट्री डालनी है। उनकी वजह से डिलेज होते हैं, और डिलेज की वजह से हमारा काम बहुत पीछे चला जाता है। चाइना में आपने देखा होगा कि उनके पास में वन पार्टी सिस्टम है, तो जो भी डिसीजंस होते हैं वो 1 सेकंड में, मतलब बहुत ही जल्दी ले लिए जाते हैं डेमोक्रेसी से। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या वो अच्छा है या बुरा है, बट फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। बहुत बार होता यह है कि इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो लोगों के बारे में कम सोचते हैं और अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, और इसी रीजन की वजह से जो उनके डिसीजंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। बहुत बार आपने देखा होगा डेमोक्रेसी में एक आम आदमी के लिए आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद लोग आपको जान पाते हैं। आप बहुत बार आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट, लोगों को फ्री में खाना देना, फ्री में चीजें देना, ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ये सब करके जीतते हैं, और जीतने के बाद में जब वो इतना पैसा उन्होंने लगाया उन सब चीज में तो वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो करते हैं करप्शन। बहुत बार जो मंत्री होते हैं या फिर जो भी बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं वो लोग करप्शन करके अपनी उन पॉकेट्स को भरना चाहते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल डेमोक्रेसी है वो काफी ज्यादा, देश जो होता है वो पीछे चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब मैं इस पॉइंट से वाकिफ नहीं रखता हूं, बट फिर भी हम लोग पढ़ने के लिए समझ लेते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो जिनको पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो अपने काम पे जाते, अपना काम करते, मस्त रहते हैं। इन सब के अंदर उनको ये डिसाइड करना कि कौन आएगा गवर्नमेंट में रूल करने के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उन पे दे करके कभी कभार 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डिसीजंस अच्छे ही होंगे। क्या डेमोक्रेसी एक जादू की छड़ी है, या मतलब उसको हम लोग चलाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर अभी भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पूछना चाहिए एक आइडियल गवर्नमेंट से कि क्या होती है एक आइडियल गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट द क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ इज डिफरेंट। मतलब सही जीवन के अंदर जो हमारा असली जीवन है उसमें हमें ये पूछना चाहिए कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज परफेक्ट हो इस वर्ल्ड में उसकी कोई जगह नहीं है।
परफेक्शनिज्म जो होता है उसके चक्कर में कभी कभार जो चीज बेटर होती है हम उसे भी खो देते हैं। डेमोक्रेसी के साथ में यही है। क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, ये डिसाइड हमें करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस पूछ करके, जो कि है व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को हमें क्यों चूज करना चाहिए, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा अकाउंटेबल होती है, उनको हम लोग रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि सर देखिए आपकी पॉलिसीज की वजह से हमारे देश में प्रॉब्लम हुई है, सर जो किसान बिल आप लेके आए हैं ये अच्छा है या नहीं है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, सर आपने जो जीएसटी लगाया है उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। ये सारी की सारी जो अच्छी और बुरी चीजें जो होती है वो गवर्नमेंट के पास ही आती है और गवर्नमेंट ही उन सब चीजों के लिए अकाउंटेबल होती है। और फिर जब अगली बार डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा कि इनको चूज करना है नहीं करना है वो जनता करेगी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग है, अब हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में जो लिए हुए डिसीजंस होते हैं वो अक्सर गलत हुआ करते हैं। थोड़े ठंडे दिमाग से एक दूसरे से बात करके कंसल्ट करके जो लिए हुए डिसीजंस होते हैं वो हो सकता है टाइम ले, बट उनकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है बाकी डिसीजन से। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो हमको एक कोई भी प्रॉब्लम होती है लोगों के बीच में, जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई या फार्मर्स के बीच में और नॉर्मल लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं डेमोक्रेसी में दो पार्टीज के बीच में, हम उसे रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी वो स्कोप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी क्या करता है, एनहांस करता है सिटीजन्स की डिग्निटी को। आपको पता है हमारे पास में काफी सारे फंडामेंटल राइट्स है जो हमें डेमोक्रेसी ने दिए हैं। उन फंडामेंटल राइट्स को अगर सही से फॉलो किया जाए, सही से एनफोर्स किया जाए, तो जो डिग्निटी है यानी कि जो हमारी इज्जत है सभी सिटीजन्स की, एक आम आदमी की, वो बनी रहती है। लास्ट, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। यानी कि डेमोक्रेसी हमें ये अलाउ करती है कि हम अपनी गलतियों से सीख करके उन्हें इंप्रूव कर सकें। तो ये था हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, जिसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे कुछ ही देर में। आप हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे।